हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज द बिजनेस लॉ और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द बेलमेंट एंड प्लेज द कंप्लीट टॉपिक। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ माई ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस लॉ का भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलमेंट का अर्थ क्या है। देखो, जो बेलमेंट है इसको फ्रेंच शब्द बेलर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, टू हैंड ओवर, किसी को चीज़ें देना। सेक्शन 148 जो है बेलमेंट को डिफाइन करता है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को गुड जो है हैंड ओवर करता है, डिलीवर करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और ये जो डिलीवरी की जाती है, ये जो पोजीशन दिया जाता है किसी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये गुड्स जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती हैं कि जब वो स्पेसिफिक पर्पस ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ें जो है वापस कर दी जाएंगी या इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज़ डिलीवरिंग दैम। तो बेलर वो व्यक्ति है जो चीज़ें हैंड ओवर करता है, जो चीज़ों की डिलीवरी करता है। बेली वो व्यक्ति है जिसको चीज़ें वो डिलीवर की जाती हैं। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेली मस्ट बी फॉर सम पर्पस। देखो, यहाँ पे जब हम चीज़ें बेली को हैंड ओवर करते हैं तो किसी पर्पस के लिए, जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो आइडेंटिकल गुड्स जो होती हैं वापस करनी होती है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम टेलर को कपड़े देते हैं तो वो उससे हमें ड्रेस बना के देता है। तो देखो, वो उसी कपड़े से ड्रेस बना के देता है, या तो आइडेंटिकल गुड्स या अल्टर्ड फॉर्म के अंदर, तो वो उसी कपड़े की बनी होती है। या कार को हम रिपेयर के लिए देते हैं, या रेलवे कंपनी को हम चीज़ें देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जैसे किसी फ्रेंड को हमने बाइसाइकिल उधार दिया और उसी तरह वॉच जो है रिपेयर के लिए दी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बेलमेंट की। तो यहाँ पे देखो, कार जो है वर्कशॉप के अंदर डिलीवर की जाती है ताकि उसकी रिपेयर हो सके। तो एक पर्पस के लिए क्या होता है कि चीज़ें जो है हैंड ओवर की जाती हैं। जैसे ए हैंडेड सर्टन ज्वेलरी टू एक्स, उसने किसी फंक्शन के अंदर डालनी थी। अब देखो, यहाँ पे एक्स ने ए से ज्वेलरी जो है बोरो की है, और यहाँ पे जैसे फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो अपने फ्रेंड को वापस कर देगी। उसी तरह जब हम पैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो वो बेलमेंट नहीं होती, क्योंकि आइडेंटिकल मनी रिटर्न नहीं की जाती। यहाँ पे जो रिलेशन होता है लेंडर एंड बोरोवर का होता है। और इसी तरह इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे ए ने अपनी ज्वेलरी एक्स को दी है तो ए जो है डैट इज़ द बेलर। एक्स जिसने वो ज्वेलरी रिसीव की है, डिलीवरी उसने ली है, उसको हम बेली कहते हैं। तो दीज आर दी एसेंशियल ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे पोजीशन दिया जाता है, ऑनर नहीं दिया जाता, ऑनरशिप नहीं दी जाती। और जैसे वो पर्पस कंप्लीट होता है तो चीज़ें रिटर्न हो जानी चाहिए। तो दीज आर दी एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स जिसको सेक्शन 148 डील करता है। देखो, यहाँ पे जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। बेलमेंट जो है डैट इज़ द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट। जैसे माइनर जो है, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। अगर गुड्स जो है उसके पोजेशन में है तो उसको कंपेल किया जा सकता है कि बेलर को वो रीडिलीवर करे। अगर वो उसको मिसयूज़ करता है तो ही इज़ नॉट लाइबल एज ए बेली। और जब हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर कंसिडरेशन जो है नॉट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। और उसी तरह क्या है कि जब चीज़ें मिलती हैं तो वो भी बेलमेंट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एंड दी ऑनर ऑफ द गुड्स। तो वहाँ पे भी होता है कि फाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके ट्रू ऑनर को वो ढूंढे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फेमस केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मैनन मोहम्मद। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्टेट जो है सी कस्टम एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो है जो प्लेंटिफ को बिलोंग करती हैं वो चीज़ें सीज करती है, मोटर व्हीकल और अदर गुड्स जो होती हैं स्टेट की कस्टडी में होती हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल उसको निगलेक्ट किया जाता है, देखभाल नहीं की जाती। तो अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसके लिए स्टेट जो है डैट इज़
रिस्पॉन्सिबल एज ए बेली। सेकेंड जो है डेट इज़ द डिलीवरी ऑफ द पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जब हम बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक व्यक्ति दूसरी को चीज़ें हैंड ओवर करता है, डिलीवर करता है, तो बेलमेंट जो है डेट इज़ ओनली फॉर मूवेबल गुड्स। बेलमेंट कभी भी इमूवेबल और मनी के लिए नहीं होती। और बेलमेंट के अंदर एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी होती है। देखो, जब गुड्स जो है फिजिकली हैंडेड ओवर टू द बेली बाय द बेलर, जैसे डिलीवरी ऑफ द कार टू द वर्कशॉप। कंस्ट्रक्टिव होता है जब हम डिलीवरी को इस तरह से करते हैं कि गुड्स को दूसरे के पोजेशन में डाला जा सके, जैसे कीज ऑफ कार टू वर्कशॉप डीलर फॉर द रिपेयर ऑफ द कार। डिलीवरी जो है जब हम चीज़ें हैंड ओवर करते हैं तो डेट इज द पोजीशन उसको दिया जाता है, उसको ऑनरशिप नहीं दी जाती। ऑनरशिप जो है वो बेलर के पास ही होती है। जैसे सर्वेंट है, उसके पास मास्टर की चीज़ें हैं, तो वो जो है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कालिया परुमिल पिले वर्सेस विस लक्ष्मी। देखो, यहाँ पे एक लेडी होती है, वो पुरानी ऑर्नामेंट से, पुराने गहनों से न्यू ज्वेलरी बना रही होती है। तो हर एक शाम को वो क्या करती है कि जैसे ज्वेलर को पहले अपने पुराने ऑर्नामेंट देती है, फिर उससे ज्वेलरी बनवाती है। उससे ज्वेलर की शॉप पे क्या होता है, बॉक्स रखा होता है और उसकी जो चाबियाँ होती है लेडी के पास होती है, और वो गहने जो फिनिश्ड होते हैं वो उसको उस बॉक्स के अंदर डाल देती है और चाबी लेके घर ही चली जाती है। तो एक रात क्या होता है कि वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर से ज्वेलरी चोरी हो जाती है। तो वो ठहराती है कि ज्वेलर जो है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो कोर्ट कहती है कि यहाँ पे बेलमेंट नहीं है, क्योंकि कीज जो है डेट इज़ विद द लेडी, पोजीशन जो है ज्वेलर को दिया ही नहीं गया। जब बेलमेंट होती है तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने डिलीवर करनी है डेट इज़ फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अब हम किसी के पास बाय मिस्टेक छोड़ आते हैं तो वो बेलमेंट नहीं होती। तो एग्जाम्पल है कि जैसे एक्स जो है कुछ सोना जो है, गोल्ड जो है गोल्डस्मिथ को देता है वाई को, ताकि वो उससे ऑर्नामेंट बना सके। तो ये जो है यहाँ पे गोल्ड किस लिए दिया गया, ताकि वो उसके सोने के गहने बना सके। तो एक स्पेसिफिक पर्पस है। रिटर्न ऑफ द गुड्स। देखो, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जब स्पेसिफिक पर्पस ख़त्म हो जाता है तो रिटर्न होनी चाहिए ओरिजिनल या अल्टर्ड फॉर्म के अंदर, बट द सेम गुड्स मस्ट बी रिटर्न। जैसे हम टेलर के पास जाते हैं, उसको फैब्रिक देते हैं, तो उसी फैब्रिक से हमारी ड्रेस जो है स्टिच कर देता है और स्टिचिंग के बाद वो हमें हैंड ओवर कर देता है। बेलमेंट जो है डेट इज़ फॉर द मूवेबल, नॉट फॉर द इमूवेबल एंड मनी। और यहाँ पे जो बेलमेंट के अंदर चीज़ें डिलीवर की जाती हैं, जो चीज़ें हैंड ओवर की जाती हैं, डेट इज़ फॉर द टेम्परेरी पर्पस। ये परमानेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कुछ जब पर्पस क्लियर हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वापस करनी होती है। और बेलमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ बेलमेंट। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है तो उसके अंदर सारे जो एसेंशियल होती हैं वैलिड और कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन 10 के अंदर है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और कंसिडरेशन। जब हम बेनिफिट के बेसिस पे करते हैं तो बेलर को ही बेनिफिट मिलता है, या सिर्फ बेली को ही मिलता है, या दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट को। और उसी तरह जब रिवॉर्ड के बेसिस पे है तो ये ग्रेशियस भी हो सकती है, नॉन ग्रेशियस भी हो सकती है, जिसको वन बाय वन करके वी विल अंडरस्टैंड। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट राइट, जब सिर्फ बेलर का ही बेनिफिट है। देखो, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो चीज़ें डिलीवर करता है सेफ कस्टडी के लिए, और वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास चीज़ें छोड़ के जाता है और उनको कोई जो है कंसिडरेशन या अवार्ड नहीं पे करता। जैसे ए बाहर जाता है तो वो अपनी कार अपने फ्रेंड के पास छोड़ जाता है, तो अपने फ्रेंड को वो कोई रिवॉर्ड या कंसिडरेशन नहीं पे करता। तो यहाँ पे जो है वो अपने बेनिफिट के लिए छोड़ के जाता है। सेकेंड जो है डेट इज़ दी बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलियर। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब फ्रेंड्स और रिलेटिव को चीज़ें जो है वो हमसे बोरो करते हैं, जैसे फीमेल ने जो है अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी बोरो की ताकि वो इसको किसी फंक्शन में पहन सके, तो यहाँ पे ये बेली का बेनिफिट है। जब ए जो है बी की बुक्स बोरो करता है फॉर वंस वीक, तो बी जो है बेलर है, ए जो है बेली है, तो यहाँ पे ए जो है अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें लेता है। बेलमेंट फॉर दी म्यूचुअल बेनिफिट, या दोनों को ही बेनिफिट मिलता है।
तो यहाँ पे जो बेलमेंट होती है जिसके बदले में कुछ कंसिडरेशन और रिवॉर्ड दिया जाता है और दोनों पार्टी को बेनिफिट होता है। जैसे ए जो है किराए पे टैक्सी लेता है तो अब बी को भी बेनिफिट है, ए को भी बेनिफिट है, क्योंकि ए जो है टैक्सी में ट्रैवल करेगा उसकी और बी को वो पेमेंट करेगा। इसी तरह जब ए जो है अपना रेडियो जो है रिपेयर के लिए देता है तो यहाँ पे भी ये जो बेलमेंट है डैट इज़ फॉर दी बोथ बेनिफिट, मतलब बेलर को भी बेनिफिट है कि उसका रेडियो ठीक हो जाएगा, चलने लग जाएगा और वो रेडियो को एंजॉय कर सकता है, और रिपेयर के बदले बेली को पैसे देने पड़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और कंसिडरेशन ग्रेशियस बेलमेंट। देखो यहाँ पे जो बेलमेंट है वो विदाउट एनी रिवॉर्ड और कंसिडरेशन है, ना तो बेली और ना ही बेली जो है इसके अंदर कोई रेम्युनरेशन या रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल्ड है। जैसे राम जो है स्टेशन मतलब बाहर जा रहा था, शहर से बाहर जा रहा था, तो अपनी बाइक अपनी फ्रेंड के पास छोड़ जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ये ग्रेशियस बेलमेंट है। देखो यहाँ पे जो ग्रेशियस बेलमेंट है इसको बेलर जो है स्पेसिफाइड टाइम से भी पहले टर्मिनेट कर सकता है। अगर वो स्पेसिफाइड टाइम से पहले अगर वो टर्मिनेट करता है और अगर बेली कोई लॉस सफ़र करता है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की वजह से, तो यहाँ पे क्या है कि अगर उसका जो लॉस उसने सफ़र किया है, जो उसने बेनिफिट लिया है उससे ज़्यादा है, तो वो उसको बेलर से कंपनसेशन ले सकता है। अब जैसे बेलर ने बेली को अपना स्कूटर दिया था 7 डेज़ यूज़ करने के लिए, तो बेली ने टैंकी फुल करवा ली, तो एक दिन ही हुआ था, उसके बाद उसने अपना स्कूटर वापस ले लिया। अब देखो उसने तो टैंकी पूरे वीक के लिए भरवाई थी, तो यहाँ पे वो उससे जो कंपनसेशन है वो ले सकता है। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है, यहाँ पे कंसिडरेशन दी जाती है, यहाँ पे गुड्स डिलीवर की जाती हैं दोनों के बेनिफिट के लिए। जैसे ए भाड़े पे टैक्सी लेता है बी से, या वो अपना रेडियो देता है रिपेयर के लिए रेडियो डीलर को, तो यहाँ पे ये नॉन ग्रेशियस जो है बेलमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है मतलब जो हम चीज़ें डिलीवर करते हैं उसके बदले में हम भुगतान करते हैं। अब देखो ए जो है किराया देता है तो उसके बदले में उसको टैक्सी मिल जाती है जिसके बेसिस पे वो अपनी ट्रैवलिंग कर सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर। देखो जो बेलर की ड्यूटीज़ हैं वो बेली के राइट्स हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन 150, 158, 159 एंड 164 जो है ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर को डील करता है। तो सेक्शन 150 के अंदर ड्यूटी टू डिस्क्लोज द नॉन मटेरियल डिफेक्ट्स। देखो अगर ग्रेशियस बेलर है जहाँ पे कोई रिवॉर्ड या कंसिडरेशन नहीं है, तो जो बेलर है अगर उसको पता है कि मेरी इस चीज़ के अंदर ये डिफेक्ट है और उस बात की उसको नॉलेज है, और अगर मतलब बेली को उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है तो उसको वो बताने चाहिए। उसी तरह बेलर फॉर द रिवॉर्ड या बेलर फॉर द हायर, तो यहाँ पे चाहे आपको डिफेक्ट पता है या नहीं पता, बट उसके लिए जो बेलर है वो लायबल होता है। तो इसको हम केसेस से एग्जाम्पल से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ग्रेशियस बेलमेंट है, एक को पता है कि उसका हॉर्स जो है साउंड माइंड का नहीं है, पागल है, उसके बावजूद भी वो बी को उधार दे देता है और ये चीज़ वो नहीं बताता। हॉर्स जो है विशियस है, पागल है, हॉर्स जो है भाग जाता है और बी को वो थ्रो कर देता है जिसकी वजह से उसको इंजरी लगती है। तो यहाँ पे बी को जो नुकसान हुआ है उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ग्रेशियस बेलमेंट के अंदर जो आपको डिफेक्ट पता है वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ताकि बेली को कोई नुकसान ना हो सके। और उसी तरह जो नॉन ग्रेशियस होती है उसके अंदर चाहे आपको डिफेक्ट पता है चाहे नहीं पता, तो वहाँ पे बेलर जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब ए जो है कैरेज हायर करता है बी से, और कैरेज जो होता है अनसेफ होता है और बी को इस बात का इल्म नहीं होता और ए को उससे इंजरी होती है, तो यहाँ पे बी जो है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी। ड्यू टू रिपेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 158 इसको डील करता है कि अगर ग्रेशियस जो है बेलमेंट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेलर है शेल पे ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। जैसे देखो बेलर जो है अपना हॉर्स जो है छोड़ के जाता है बेली के पास और वहाँ पे उसका हॉर्स बीमार हो जाता है, तो बेली उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है, तो वहाँ पे बेलर रिस्पॉन्सिबल है मेडिकल जो एक्सपेंसेस के खर्च हुए हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है
तो वहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है, देखो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है वो बेली पे करता है, बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं नॉन ग्रेशियस पेमेंट के अंदर तो वो जो है बेसिकली जो है बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको रिम्बर्स करे। जैसे ए ने बी से टैक्सी हायर की, उसने गुड़गांव से नोएडा जाना था, तो वहाँ पे इंजन के अंदर मेजर डिफेक्ट हो जाता है, तो ए को 5000 जो है पे करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, बेलर जो है इसको रिमर्स करेगा। जो यूजुअल और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल टोल है टैक्सेस के हैं वो बेली ने बेयर करने हैं। Duty to indemnify the bailee. Under Section 164, a bailier is responsible to the bailee any loss due to the imperfect title in the goods paid. कि अगर उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट है और बेली को कोई नुकसान होता है तो वो उसको कंपनसेट करेगा। जैसे ए जो है बी को मोटरसाइकिल देता है, ए गिव्स बीज मोटरसाइकिल फॉर यूज विदाउट बीज नॉलेज और परमिशन। यहाँ पे ए जो है बेसिकली जो है सी को जो है यहाँ पे क्या है कि जैसे ए जो है सी को बी की मोटरसाइकिल देता है और बी को जो है इस बात का मतलब बी को नहीं बताता, और बाद में बी जो है सी को स्यू करता है कि तू मेरी मोटरसाइकिल कैसे यूज़ कर रहा है, और सी जो है बी को कंपनसेशन पे करता है। तो यहाँ पे सी जो है वो इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम दी ए, क्योंकि उसने जो बी की मोटरसाइकिल थी वो सी को दे दी बी की नॉलेज के बिना। तो यहाँ पे उसका टाइटल नहीं था उसके पास, स्टिल उसने वो मोटरसाइकिल सी को यूज़ करने के लिए दे दी। तो वहाँ पे अगर सी कोई कंपनसेशन पे करता है तो वो जो है बेलर से वसूल कर सकता है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बेलर मस्ट कॉम्पनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड। अगर ग्रेशियस बेलमेंट है और अगर बेली ने जो जितना उसको बेनिफिट हुआ उससे ज़्यादा लॉस सफ़र किया है और बेलर ने वहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक पीरियड से पहले ही उसको टर्मिनेट कर दिया है, तो वो बेलर से कंपनसेशन ले सकता है। अगर उससे चीज़ें जो है ग्रेशियसली उधार दी हैं और उसको वो पहले ही टर्मिनेट कर देता है, और अगर उसकी वजह से बेली को जो है जितना बेनिफिट मिला उससे ज़्यादा लॉस होता है तो वो ले सकता है। और उसी तरह देखो जो बेलर की ड्यूटी है कि जब बेली उसको चीज़ें वापस करता है तो उसको वापस ले, और उसी तरह जो बेलर है उसकी ड्यूटी बनती है टू बेयर द नॉर्मल रिस्क जैसे डिटीरियोरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दीज आर द राइट्स ऑफ द बेलर कि वो टर्मिनेट कर सकता है, अपने गुड्स को किसी भी समय वापस ले सकता है, कोई अगर उसकी चीज़ों को नुकसान देता है तो वहाँ पे मुकदमा फाइल कर सकता है, और जो बेलमेंट के अंदर ड्यूटीज़ बेली के ऊपर लगाई जाती है उसकी इम्पोजमेंट के लिए भी बेली को स्यू कर सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफ द बेलीज ड्यूटी। तो यहाँ पे देखो जो बेलर है उसके पास ये राइट है कि जो बेली की ड्यूटीज़ बनती है बेलमेंट के अंदर उसकी इन्फोर्समेंट के लिए वो एक्शन ले सकता है। जैसे अगर बेली की लापरवाही की वजह से कोई बेलर की चीज़ों को नुकसान होता है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अगर बेली जो है बिना परमिशन लिए उसको अपनी चीज़ों के साथ मिक्स करता है और वहाँ पे अगर कोई नुकसान होता है बेलर को तो कंपनसेशन ले सकता है। और उसी तरह अगर चीज़ों को वो अनऑथराइज यूज़ करता है, कोई डैमेज पहुँचता है तो वो भी उससे कंपनसेशन ले सकता है। और उसी तरह क्या होता है कि अगर नेचुरल एक्रीशन होती है तो वो भी ले सकता है। जैसे मान लो आपने काव दी है किसी को संभालने के लिए, और काव जो है वहाँ पे जो है मतलब गाय के साथ बछड़ा भी या बछड़ी मतलब वो बर्थ देती है तो वो लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि गाय उसकी थी, अगर गाय ने जो है बछड़ा दिया है या बछड़ी दी है तो वो भी वापस जो है बेली को वापस करनी पड़ेगी। राइट्स ऑफ द टर्मिनेशन, द बेलर हैज़ द राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कंडीशन के साथ मैच नहीं करता या इनकन्सिस्टेंट है, और उसी तरह वो अपनी चीज़ें जो उसने ग्रेशियसली उधार दी हुई हैं वापस ले सकता है। और अगर थर्ड पार्टी जो है कोई रॉन्ग चीज़ करती है, उसकी चीज़ों को नुकसान देती है, तो बेलर जो है उसके खिलाफ भी मुकदमा फाइल कर सकता है। तो दीज आर दी ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स, not to mix baler's good with his own goods, not to set up any adverse title against the baler, any accretion to the goods, duty to return the goods, जिसको हम one by one करके we will understand, duty to take reasonable care of the goods delivered to him। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है
तो बेली जो है कि जितना हम आम मतलब एक आम बंदा जो है अपनी चीज़ों की देखभाल करता है, तो उतना ही बेली से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन चीज़ों की देखभाल करेगा। जैसे ए स्टेशन से बाहर जाता है और बी को कहता है कि मेरी काऊ को 5 दिनों के लिए तुम देखना, और वो उसके बदले में, ये ग्रेशियस पेमेंट है। काऊ जो है सेकेंड डे बीमार हो जाती है और बी जो है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करता, काऊ की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे काऊ की जो डेथ होगी है जिसकी वजह से बेलर को नुकसान हुआ, तो उसके लिए बेली जो है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो चीज़ें उसको दी गई हैं और उसको वो अनऑथराइज जो यूज़ नहीं है, परमिटेड नहीं है, उसको यूज़ करता है, तो ही इज़ लायबल फॉर द कॉम्पनसेशन। ए जो है बी को अपना घोड़ा जो है राइडिंग के लिए देता है कि चल भाई तू इस पर राइड कर ले। बी क्या करता है, वो अपना घोड़ा अपने फ्रेंड को दे देता है। सी केयरफुली राइड करता है बट वहाँ पे एक्सीडेंटली हॉर्स फॉल कर जाता है और इंजर हो जाता है। तो यहाँ पे बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कॉम्पनसेशन ए को प्रोवाइड करे जो हॉर्स को इंजरी लगी है। और उसी तरह देखो यहाँ पे जो बेली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नॉट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। बेली मस्ट नॉट मिक्स बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स, कि उसको अपनी चीज़ों के साथ ना मिक्स कराए। तो यहाँ पे हम सिचुएशंस देखते हैं, अगर चीज़ें बेल की गई हैं और बेलर की परमिशन के साथ वो उनको अपनी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेता है, तो वो प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट उसके अंदर इंटरेस्ट होता है। जैसे एक्स जो है एक बैग ऑफ राइस वाई को बेल करता है, वाई उसकी परमिशन के साथ उसको अपने 3 बैग के साथ मिला लेता है। तो एक्स और वाई का जो इंटरेस्ट होगा इस मिक्सचर के अंदर 1:3। और जब गुड्स जो है बेली ने विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर जो है मिक्स कर लेता है, और यहाँ पे जो गुड्स हैं वो सेपरेट हो सकती हैं, तो जो प्रॉपर्टी है, जो ऑनरशिप है, वो अपने अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज़ के साथ रहेंगी, और जो भी सेपरेशन के एक्सपेंसेस हैं वो बेली बियर करेगा। थर्ड जो सिचुएशन है जहाँ पे गुड्स जो है बेली जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर जो है मिक्स करता है, और ये गुड जो है सेपरेट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे बेलर जो है कंपनसेशन ले सकता है अगर कोई उसको लॉस होता है। और उसी तरह बेली की ये ड्यूटी बनती है कि जब वो पर्पस जो है ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ें जो है रिटर्न करे। अगर उसमें कोई इंक्रीज़ होती है तो वो भी उसको प्रोवाइड करे। और उसी तरह देखो ड्यूटी टू रिटर्न द नेचुरल एक्रीशन टू द गुड्स। जैसे ए लीव्स काउ इन द कस्टडी ऑफ बी, द काउ हैज़ ए काफ, तो बी को जो है काउ के साथ काफ भी वापस करना पड़ेगा, जो गाय का बछड़ा या बछड़ी है वो भी वापस देना पड़ेगा। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो बेली है वहाँ होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ एंड फॉर द बेलर, तो वो बेलर का जो टाइटल है उसको डिनाई नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ें तेरी नहीं है, मैं तुझे वापस नहीं करूँगा। तो इस तरह वो कोई एडवर्स टाइटल जो है नहीं कर सकता। तो दीज आर दी राइट्स कि जहाँ पे जो बेलर की राइट्स हैं उसकी इन्फोर्समेंट के लिए, और अगर बहुत सारे सेवरल जॉइंट ऑनर्स हैं तो वो किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो दीज आर दी राइट्स जिसको हम 1 बाय 1 करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जो बेली के राइट्स हैं वो बेलर की ड्यूटीज़ हैं, और देखो अगर जो है वो फॉल्ट जो है डिस्क्लोज नहीं करता, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, तो उससे कोई जो है बेली को नुकसान होता है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करता है तो उसकी रिम्बर्समेंट ले सकता है, और डिफेक्टिव टाइटल की वजह से अगर बेली को कोई नुकसान होता है तो वो ले सकता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब बेलर जो है डिलीवरी नहीं लेता और चीज़ों को वो कस्टडी में रखता है, उसकी वजह से उसको कोई एक्सपेंस बेयर करने पड़ते हैं, तो वो भी बेलर से ले सकता है। और उसी तरह देखो यहाँ पे क्या है कि अगर बहुत सारे ज्वाइंट बेलर हैं तो उनमें से वो किसी को भी रिटर्न कर सकता है। राइट टू डिलीवर द गुड्स इन द कोर्ट गुड फेथ टू द बेलर और हिज ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो ही इज़ नॉट लाइबल टू द ट्रू ऑनर, कि वो गुड फेथ के अंदर यही एज्यूम करेगा कि बेलर इज़ द ट्रू ऑनर, तो जिसको बेलर कहेगा या उसके ऑर्डर के मुताबिक वो चीज़ें वापस करेगा। और उसी तरह देखो अगर कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी क्लेम करती है कि आई एम दी ऑनर, तो वो स्यू भी कर सकता है। और अगर बेली ने चीज़ें ली हुई हैं और कोई थर्ड पार्टी जो है उसको नुकसान देती है तो वो उसको स्यू कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेलीज लाइन है मेयर राइट ऑफ रिटेनिंग दी पोजीशन, तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो लियन का मतलब होता है कि वो चीज़ों को अपने कब्जे में रख सकता है, जो चीज़ें दूसरों की बिलोंग मतलब जो चीज़ें दूसरों को बिलोंग करती हैं।
और वो तभी उसको कब्जे में रख सकता है अगर उसकी कुछ डिमांड है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो चीज़ें जो हैं can be exercised for the realization of debt when the action for the recovery of the debt is time barred. तो जनरल लियन जो होता है राइट टू रिटेन द गुड्स ऑफ अनदर एज ए सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो जनरल लियन जो है बैंकर, फैक्टर, वॉर फिंगर, अटॉर्नी एंड पॉलिसी ब्रोकर जो है कर सकते हैं। पर्टिकुलर लियन जो है वो बेलमेंट के अंदर जो बेली है वो ले सकता है। अगर बेली ने कुछ सर्विसेज दी हैं जिसके अंदर लेबर और स्किल यूज़ होती है तो वो जब तक उसको पेमेंट नहीं होती तो वो उसके ऊपर पर्टिकुलर लियन रख सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है बेलमेंट के लिए आई होनी चाहिए और जिन चीज़ों के ऊपर जो है उसने लेबर और स्किल एक्सरसाइज की है और उसके पास पोजेशन का होना असेंशियल है। अब हम देखते हैं कि बेलमेंट जो है इसको हम कब टर्मिनेट कर सकते हैं, जब स्टिपुलेटेड टाइम जो है ख़त्म हो जाता है या जिस पर्पज़ के लिए दी होती है वो पर्पज़ अचीव हो जाता है, या बेली जो है कोई ऐसी चीज़ करता है जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच नहीं करती, या बेलर या बेली की डेथ हो जाती है। और अगर ग्रेशियस बेलमेंट है तो उसकी टाइम पीरियड से पहले भी जो है वो उसको बेसिकली जो है मतलब टर्मिनेट कर सकता है। तो अब हम देखते हैं प्लेज का टॉपिक, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्लेज, एसेंशियल ऑफ द प्लेज, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द जो है बेसिकली पॉनर एंड पॉनिंग, डिफरेंस जो है डेट इज ऑल्सो बेलमेंट एंड प्लेज के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेज, जिसको सेक्शन 72 डील करता है। ये जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैंड ओवर की जाती हैं वहाँ पे जो पर्पस होता है सिक्योरिटी के रूप में दी जाती है। जैसे आपने किसी से लोन लिया है तो आपने जिससे लोन लिया है, जो आपका क्रेडिटर है, उसको एज ए सिक्योरिटी कुछ चीज़ें हैंड ओवर करते हो। ट्रांसफर और बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर चीज़ों का पोजीशन इस वजह से ट्रांसफ़र किया जाता है सिक्योरिटी की वजह से, तो वो प्लेज कहलाती है। देखो पॉनिंग एंड प्लेजिंग जो है डैट इज़ द सेम थिंग। जो बेलर है जो प्लेज करता है उसको प्लेजर कहते हैं या पॉनर कहते हैं, और जिसको प्लेज की जाती हैं जैसे बेली है तो उसको प्लेजी और पॉनी कहते हैं। और यहाँ पे जो सेक्शन है 172, 182 इसके साथ डील करता है। तो यहाँ पे जैसे ए जो है अपना फर्नीचर जो है, ए जो है बी से लोन लेता है, तो बेसिकली वो जो है फर्नीचर सिक्योरिटी के रूप में देता है और बी उसको लोन प्रोवाइड कर देता है। देखो बी के पास चीज़ें फर्नीचर प्लेज किया गया है जो कि फर्नीचर की सिक्योरिटी पे ए को लेंड करता है। तो ए जो है डैट इज़ दी प्लेजर और जो बी है डैट इज़ दी प्लेजी और पॉनी। तो दीज आर दी एसेंशियल ऑफ ए प्लेज, जिसको सेक्शन 172 डील करता है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। देखो प्लेज अगर हम कहते हैं कि ये प्लेज है तो यहाँ पे जो है डिलीवरी की जाती है, और ये जो डिलीवरी है एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। प्लेज का मतलब होता है कि हम चीज़ें जो है दूसरे के पोजेशन में देते हैं, बट ऑनरशिप जो होती है वो प्लेजर की रहती है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर होता है प्लेज का गुड्स होता है, और गुड जो प्लेज की गई हैं वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और यहाँ पे जो चीज़ें हम पोजेशन में देते हैं या डिलीवरी देते हैं वो सिक्योरिटी के रूप में देती हैं, दो शुड बी सपोर्टेड बाय वैलिड कंसिडरेशन। तो सिक्योरिटी ये होती है कि आपने कर्जा लिया है, उसके बदले में आप सिक्योरिटी देते हो जिसपे उसको होता है कि आप डेट या जो भी प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करोगे। डेट जो है पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो जब सिक्योरिटी के रूप में चीज़ें दी जाती हैं तो सिर्फ पोजेशन दिया जाता है, ओनली राइट ऑफ लियर दिया जाता है, राइट ऑफ ऑनरशिप जो है नहीं दिया जाता। रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सुंदर सनम पिक्चर्स। ए प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म बोरोड ए सम ऑफ मनी फ्रॉम बी। तो उसने कहा कि जैसे ही मेरी फिल्म के फाइनल प्रिंट्स रेडी हो जाएंगे तो मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो उसने कभी भी नहीं दिए। तो कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड प्लेज नहीं है क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट है और चीज़ें कभी भी डिलीवर नहीं की गई। तो राइट ऑफ दी पॉनी और प्लेजी, राइट टू रिटेन दी प्लेज्ड गुड्स। तो यहाँ पे क्या है कि वो चीज़ें जो है अपने पास रिटेन कर सकता है बट उनको सेल नहीं कर सकता। और राइट टू प्लेज तब तक है जब तक कि उसको उसका जो डेट है, इंटरेस्ट है, जो भी एक्सपेंसेस है वो पे नहीं किए जाते। जब वो पे कर दिए जाते हैं तो उसका प्लेज ख़त्म हो जाता है, चीज़ें उसको वापस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी क्या है कि देखो राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, तो यहाँ पे भी है कि जो बेसिकली जो प्लेजी है वो उसको चीज़ों को रिटेन कर सकता है फॉर एनी डेट अदर दैन डेट फॉर द प्लेज वाज, मतलब वो उसको किसी और डेट के लिए रिटेन नहीं कर सकता।
बट अगर कोई ऑपोजिट नहीं लिखा गया और अगर वो उसके बाद जैसे मान लो आपने 1 लाख उधार लिया है, उसके बदले में आपने सिक्योरिटी दी है, उसके बाद फिर 50,000 लोन लेते हो, तो जो सब्सिक्वेंट एडवांसेस हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो सब्सिक्वेंट जो एडवांसेस हैं उसके लिए भी चीज़ों को रिटेन किया जा सकता है। रहीम ए क्लोथ मर्चेंट ऑब्टेन्ड ए लोन फ्रॉम शबीर, और कुछ स्टॉक उसने शबीर के साथ प्लेज किया, तो शबीर ने उस स्टॉक को रेंटेड गोडाउन में रखा। तो यहाँ पे ही मे रिटेन द स्टॉक नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द लोन बट ऑल्सो फॉर द पेमेंट ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर स्टोरिंग द प्लेज्ड गुड्स। राइट टू रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो सेक्शन 173 कहता है कि जो पॉनी है डैट हैज़ ए लियन फॉर द नेसेसरी एक्सपेंसेस ओनली। सेक्शन 175 इंटाइटल करता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी ले सकता है। और देखो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए जो है चीज़ों के ऊपर लिए नहीं रख सकता। ए प्लेज हिज हॉर्स फॉर बी ए लोन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेज द हॉर्स फेल इल एंड बी इनकर्ड सम एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो रिकवर कर सकता है। राइट्स ऑफ द पॉनी इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ द पॉनर, जिसको सेक्शन 176 डील करता है। तो देखो अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो पॉनर के ऊपर वो मुकदमा फाइल कर सकता है और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी वो चीज़ों को रिटेन कर सकता है और रीजनेबल नोटिस देकर वो चीज़ों को सेल भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो मुकदमा फाइल करता है और राइट टू रिटेन जो है एक साथ ही बेसिकली राइट एग्जिस्ट करते हैं, ये ऑल्टरनेटिव राइट्स नहीं है। और जब वो नोटिस देता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेट प्लेस और टाइम भी बताए, बट हाँ अगर बिना नोटिस दिए सेल करता है तो वो वॉइड होती है। तो जो चीज़ें हैं वो पब्लिक एक्शन और प्राइवेट ट्रीटी के द्वारा भी सेल कर सकता है। राइट जैसे नेहा जो है डैट हैज़ एक्वायर्ड वैल्यूएबल डायमंड इन ए वेरी लो प्राइस अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है डैट वाज नॉट डिसाइडेड, तो वो गुड्स मिस्टर सुरेश के साथ प्लेज कर देती है। अब देखो क्या होता है कि जब चीज़ें जो है किसी के पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है और जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती और अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता और चीज़ें प्लेज हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, तो पॉनी को वहाँ पे अच्छा टाइटल मिलता है, प्रोवाइडेड कि उसने गुड फेथ और बिना पॉनर की जो नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट है उसको इस बात की नॉलेज नहीं है। और राइट टू टेक बैक द गुड्स विद इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे एक व्यक्ति जैसे एम.आर. धवन वर्सेस मद्रास मोहन, तो इस केस में क्या होता है कि कुछ शेयर जो होते हैं वो प्लेज किए जाते हैं और उसी दौरान ही क्या होता है कि कंपनी जो है वहाँ पे बेसिकली बोनस शेयर इशू करती है। तो अब जो पॉनर है उसकी जो मतलब जो स्टॉक मतलब उसके शेयर जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, तो जब वापस देने हैं तो डेफिनेटली जो इंक्रीज़ है वो भी पॉनर को वापस देनी है जो बोनस मिला है। तो ड्यूटी ऑफ द पॉनर, देखो यहाँ पे क्या है कि पॉनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसने डेट लिया है वो उसको वापस करे और अगर पॉनी जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर करता है तो वो कॉम्पनसेट करे और जितने भी फॉल्ट होते हैं वो सारे डिस्क्लोज करे। अगर पॉनर की टाइटल की वजह से कोई लॉस होता है तो वो उसको रीपे करे और अगर क्या है कि जो पॉनी है डेफिसिट के केस में वो चीज़ें सेल कर सकता है। प्लेज क्रिएटेड बाय नॉन ऑनर हु मेक ग्रेट प्लेज, देखो जो ट्रू ऑनर है वही चीज़ें प्लेज कर सकता है, इसका जो है ये इस प्रिंसिपल पे है। नो वन कैन जो है बेटर टाइटल नहीं दे सकता अगर उसके पास नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे 178A 179 के अंदर। तो प्लेज बाय ए मर्केंटाइल एजेंट जो कि ऑनर के द्वारा जो है ऑथराइज नहीं है, बट अगर ये कंडीशन जो है फुलफिल होती है तो अगर वो प्लेज करता है तो वो वैलिड मानी जाती हैं। चीज़ें जो है उसके पोजीशन में है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके पास है और ये जो पोजीशन है ऑनर की कंसेंट के साथ है और वो मर्केंटाइल एजेंट जो है वो एक्ट करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और पॉनी जो है गुड फेथ के अंदर काम मतलब उसने चीज़ें जो है उससे ली हैं एज ए मतलब प्लेज लिया है और पॉनी को बिल्कुल इस बात की नॉलेज नहीं है कि मर्केंटाइल एजेंट के पास डिफेक्टिव टाइटल है। अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती हैं तो ये वैलिड प्लेज है। और उसी तरह प्लेज बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पॉनर ने जो है चीज़ें ऑब्टेन की गई हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
और जिस वक्त प्लेज की गई है ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया हुआ और पॉनी जो है गुड फेथ के अंदर एक्ट करता है, तो पॉनी को जो है इस बात की नॉलेज नहीं है कि पॉनर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो वहाँ पे क्या है कि प्लेज जो है वैलिड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे नेहा एक्वायर्ड वैल्यूएबल डायमंड इन वेरी लो प्राइस अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कैंसिल नहीं किया गया था, तो उससे चीज़ें सुरेश के पास प्लेज की गई, तो ये जो प्लेज है वो वैलिड है। प्लेज वेयर पॉनर हैज़ ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे पॉनर का सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो उसकी जो प्लेजिंग है वो वैलिड होगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट। और उसी तरह क्या है कि जो को ओनर है जिसके पोजेशन में है तो वो भी उसको प्लेज कर सकता है। और उसी तरह प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, तो वो भी जो है कर सकता है। देखो आप देखते हैं कि बेलमेंट और जो प्लेज है इसके अंदर क्या डिफरेंस है। देखो जो बेलमेंट है यहाँ पे एक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को चीज़ें जो है ट्रांसफ़र करता है, प्लेज के अंदर चीज़ें हैंड ओवर की जाती है सिक्योरिटी ऑफ डेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेलर जो है डैट इज़ द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स, उसको बेलर कहते हैं, और जिसको चीज़ें दी जाती हैं उसको बेली कहते हैं। और जो पर्सन है वो गुड्स डिलीवर करता है एज ए सिक्योरिटी, जिसको पॉनर कहते हैं, जिसको गुड्स प्लेज की जाती हैं उसको हम पॉनी कहते हैं। और यहाँ पे जो पर्पज़ है वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाइड किया है, बट यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी ऑफ डेट जो है वो चीज़ें हैंड ओवर की जाती हैं। बेलमेंट विद और विदाउट कंसिडरेशन होती है, लेकिन जो प्लेज है ये हमेशा इसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। बेलमेंट के अंदर नो राइट टू सेल, बट कुछ सरकमस्टांसेस के अंदर अगर वो नोटिस दिया जाता है तो कुछ सरकमस्टांसेस के अंदर सेल किया जाता है। तो यहाँ पे गुड जो है एक स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, बट प्लेज के अंदर ऐसा कोई राइट अवेलेबल नहीं होता।